हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। बेटा एक चीज याद रखना फ्रिक्शन पढ़ते टाइम कि फ्रिक्शन जब हम समझते हैं पढ़ते हैं तो हमें काफी इजी सा लगता है, तो हम टॉपिक को थोड़े हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा पर ध्यान देना आंसर गलत आएगा। सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही किया है और ये हमारा फाइनल आंसर है, और जब आप आंसर चेक करोगे या टिक मार्क करोगे तो वो फाइनली रॉन्ग निकलता है, और फिर थोड़ा उस पर समय दोगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने ये गलती कर दी है। मतलब जितना ये इजी टॉपिक है उतना ही यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप अपनी विजुअलाइजेशन को थोड़ा ब्रॉड रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा पहला सवाल कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is placed on a rough horizontal surface. If coefficient of static and kinetic friction are 0.5 and 0.4 respectively, then find the value of force of friction when external forces applied horizontally. ठीक है बेटा, ये सरफेस है और मास कितना दिया गया है बेटा? आपका मास है 5 kg। क्लियर? और आपके पास बेटा दो फ्रिक्शन दिए गए, एक स्टैटिक है और एक है काइनेटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक जब लिखेंगे तो लिखूंगा मैं म्यू एस, वो कितना दिया गया है 0.5, और दूसरा आपको दिया गया है बेटा दैट इज काइनेटिक, उसको हम बोल रहे हैं म्यू के, दैट इज 0.4। क्लियर है? और आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा है बेटा, डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब तो यूनिट तो होगी नहीं। अब अगर आगे देखें तो नीचे की तरफ बेटा ये फोर्स क्या लगा रहा होगा, mg दैट इज 50, और ऊपर क्या आ रहा होगा नॉर्मल n, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इस पे बेटा फ्रिक्शन देखेंगे F जो मैक्सिमम लाई करेगा तो लिमिटिंग दैट इज म्यू एस इंटू एन, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या आ जाएगी बेटा, म्यू एस कितना है 0.5 इंटू एन कितना है दैट इज 50, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा दैट इज 25 न्यूटन। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर? अब आपको सबसे पहले कितना फोर्स लगाया 15 न्यूटन, तो देखो ये बेटा आपका ब्लॉक है, मास कितना है 5 kg, इधर पे बेटा फोर्स कितनी लग रही है 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन कहेगा कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो 25 है पर मुझे 25 की जरूरत ही नहीं है। ये फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, फ्रिक्शन 15 न्यूटन की फोर्स लगाएगा और इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो यहां से पहले केस में, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 15 न्यूटन। वो कहेगा इससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, और फ्रिक्शन बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो आ तो 25 सकता है पर वो 15 ला करके इस फोर्स को क्या कर देगा 0 कर देगा। क्लियर? सेकेंड केस में आपने कितना लगाया 25 न्यूटन, मतलब सेम ब्लॉक है, कितना बेटा 5 kg, आगे फोर्स कितनी लगाई 25 न्यूटन। अब फ्रिक्शन लगेगा, क्यों बेटा, अब मोशन स्टार्ट होने वाला है, फ्रिक्शन चाहता है कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो ये क्या करेगा बेटा पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा और कितना लगा देगा 25 न्यूटन, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ये जो फोर्स है अगर अब 25.1 हो जाएगा तो अब ये फ्रिक्शन इसे नहीं रोक पाएगा, पर अभी फोर्स कितनी लगी है 25 न्यूटन। हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे और इसको रेस्ट पे रखेंगे, तो मेरी यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू लगेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 25 न्यूटन। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में बेटा, थर्ड केस के बारे में।
थर्ड केस में हमने क्या किया, ये सेम सरफेस कितना है बेटा 5 kg, और इस बार हमने फोर्स जो लगाई वो है 35 न्यूटन। अब क्या होगा बेटा, अगर पीछे फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन कहेगा कि यार अब ये 35 न्यूटन है और मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन, मतलब अब आगे वाला फोर्स ज्यादा है मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये डब्बा मोशन करने लगेगा। और जब डब्बा मोशन करने लगेगा तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4 इंटू एन कितना दिया गया है, हमारी एन की वैल्यू बेटा 50 है, तो अब कितना आ जाएगा दैट इज 20 न्यूटन। क्लियर है। तो अब बेटा जब ये डब्बा मोशन करने लगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ रही होगी 20 न्यूटन, और ये कैसा फ्रिक्शन है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अब मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 20 न्यूटन। क्लियर है। तो बेटा ये दोनों केसेस में 15 आएगा, 25 आएगा और फिर 20 आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, a body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface if the coefficient of friction is 1 by root 3। बेटा coefficient of friction मतलब म्यू दिया है 1 by root 3। find the pulling force should act on a body at an angle of 30 degree to the horizontal so that the body just begin to move। ठीक है, और कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे एटलीस्ट 80% बच्चों का आंसर पहली बार में तो गलत आया होगा, दूसरी बार में भले ही उन्होंने करेक्ट किया होगा पर फर्स्ट अटेम्प्ट तो उनका गलत रहा होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना किस किस बच्चे का सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत था और फिर उसे गलती पता चल गई। ध्यान से देखो बेटा, ये एफ है, ठीक है, तो एफ की वैल्यू पूछी गई है। क्या बेटा इसका एक कंपोनेंट होगा क्या एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या लग रहा है बेटा नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है एम जी। अब आपने बेटा इस f का एक कंपोनेंट f cos थीटा तो यहां पे ले लिया, पर इसका एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा, हाँ या ना, जो कि किसके बराबर होगा बेटा f sin थीटा के बराबर होगा। क्लियर है। और मास कितना है बेटा इसका 5 kg है, और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा बेटा इसका पीछे। ठीक है, अब यहां पे बेटा कई लोगों ने डायरेक्ट नॉर्मल की वैल्यू 50 डाल दी होगी और यहीं से उनका सवाल गलत हो गया। नहीं बेटा, यहां पे हमेशा n की वैल्यू mg के बराबर नहीं रहती है। यहां पे देख लो n की वैल्यू mg के बराबर ही नहीं है। देखो बैलेंस करते हैं, देखो ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स, जैसे n प्लस f साइन थीटा इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg माइनस f साइन थीटा। n की वैल्यू बेटा mg के बराबर नहीं है, किसके बराबर है mg माइनस f साइन थीटा। तो आप लोगों ने ये गलती कर दी होगी, इसको माइनस नहीं किया है। क्लियर है, ठीक है। अब देखना, अब आपको क्या बताना था बेटा कि ये फोर्स कितनी हो, तो अगर मेरी फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू f cos थीटा के बराबर हो जाए, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा इससे ज्यादा अगर फोर्स करूंगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा f फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है म्यू इंटू एन इक्वल्स टू f cos थीटा। म्यू कितना है बेटा 1 बाय रूट 3 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है mg, mg कितना दिया गया बेटा आपका 50 माइनस f साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री, तो क्या उसे 1/2 लिख सकता हूं साइन 30 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। चलो अगले स्टेप पे डाल देंगे बेटा, यहाँ एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2f, तो ये हो जाएगा 100
माइनस 2f, नहीं f, 100 माइनस f आएगा बेटा यहाँ पे, f अपॉन ये है ना, ये इसके नीचे ही है तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इससे होगा और अपॉन 2√3 इसका मल्टीप्लाई इससे बराबर f इंटू कॉस 30 कितना होगा बेटा, √3/2, 2 से 2 गुजर गए, ये √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो 100 माइनस f इक्वल्स टू 3f, 100 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4f के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? और 4 से बेटा ये कितनी बार चला जाएगा, 25 टाइम्स इक्वल्स टू f। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 न्यूटन आ रही है। क्लियर है? तो ये गलती ध्यान रखना बेटा, ये f sin थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ये गलती करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल विथ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। मान लीजिए ये हमारी वॉल है और ये बेटा हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना दिया गया है बेटा, 0.1 kg, और इस पे फोर्स जो अप्लाइड है बेटा, फोर्स कितनी अप्लाई करी है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। क्लियर है? अब होगा क्या बेटा, यहां पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो mg तो एक नीचे फोर्स लगाएगा, कितने की, mg, तो 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 न्यूटन की फोर्स नीचे आ रही है। अब ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, पर बेटा क्या ये इसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है कि नहीं है, और ये वॉल कैसी है बेटा, रफ सरफेस है, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना दिया गया है, 0.5। तो क्योंकि सरफेस रफनेस की वजह से यहां पे क्या आएगा बेटा, फ्रिक्शन आएगा, यहां पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स इस mg को क्या कर रहा होगा बेटा, बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है? और क्योंकि बेटा ये सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल जो फोर्स आ रही होगी वो इसके अबाउट आ रही होगी, हाँ है ना। अब यहां पे बेटा नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? इसलिए बार बार कहते हैं ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि n नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है। लो देख लो इधर पे नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, 5 न्यूटन के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, mg क्या है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसे बराबर होंगी हमेशा। बस हम क्वेश्चन इस हिसाब से लगाते हैं कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि नॉर्मल और mg बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलतफहमी नहीं रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे n किसके बराबर आ गया बेटा, 5 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखोगे तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन मतलब मैक्सिमम फोर्स देख रहा हूं, लिमिटिंग, तो म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 5, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है 2.5 न्यूटन। मतलब बेटा ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, पर फ्रिक्शन को कितने की जरूरत है, सिर्फ 1 न्यूटन को ही तो बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन आराम से इस 2.5 में से 1 न्यूटन फोर्स ले आएगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाले 1 न्यूटन को क्या कर देगा बेटा, बैलेंस कर देगा, जिससे रिलेटिव मोशन ना हो। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, a body sliding on a ice with a velocity of 8 meter per second comes to rest after traveling 40 meter, find the coefficient of friction। बेटा ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m ले रहे हैं, और अभी बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा इसकी, 0 हो जाती है।
आपसे ये पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या है। देखो ये रेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बेटा, रिटार्डेशन फोर्स जो m इंटू ए के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू m इंटू ए। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी बच्चों, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू m इंटू ए। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल n। तो म्यू इक्वल्स टू m इंटू जी इक्वल्स टू m इंटू ए। m से m कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, म्यू इंटू जी के बराबर। क्लियर है। अब आपको डिस्टेंस a की अगर बेटा वैल्यू देखोगे तो a कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है, g अपॉन a। तो म्यू निकालना है तो g अपॉन a इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, अब हमें बस इसका एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो एक्सेलरेशन कहां से पता चलेगा बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो यहां पे बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, 0। इनिशियल कितनी है, 8। तो 0 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना आ जाएगा बेटा, 40। ये इधर आएगा तो -64 इक्वल्स टू 80 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -64 अपॉन 80। क्लियर है। अब बेटा इस ए को यहां रख दो, तो म्यू इक्वल्स टू ए कितना है, माइनस का 64 अपॉन 80। बेटा माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो इसे हम हटा सकते हैं। इनटू क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 9.8। क्लियर है। तो यहां से बेटा ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो 0 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 टाइम्स कर देना। तो म्यू इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 9.8। बेटा 10 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 98, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0816। ये आपका म्यू आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस। हाँ, म्यू क्या है बेटा, म्यू आपका बताता है सरफेस रफनेस। तो यहां पे बेटा सरफेस आ गया कि नहीं आ गया, सरफेस रफनेस मतलब बेटा कोई भी सरफेस, कोई भी सतह कितनी ज्यादा खुरदुरी है या कितनी चिकनी है, वो म्यू डिसाइड करता है। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, म्यू पे डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आपको एक बॉक्स है जिसको घर पे स्लाइड करना है, घर पे लगी हुई है टाइल्स, तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है खिसकाना। और वही अगर बॉक्स मैं रोड पे रख दूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि खिसकाओ, तो बेटा वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि आपका अगर देखोगे तो टाइल्स बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, और वही कंपेयर टू रोड बहुत ज्यादा रफ रहता है, सरफेस रफनेस बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर है। तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। दूसरा, द शेप ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बेटा शेप पे डिपेंड नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। सेकंड, क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताता हूं। मान लो बेटा मेरा किसी ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस ऐसा है, ठीक है, और ये नीचे वाला सरफेस कैसा है बेटा, ऐसा है। अब बेटा नीचे वाले सरफेस में क्या होती है, सरफेस रफनेस होती है, ऐसे टीथ टाइप के बने रहते हैं। जैसे शार्क रहती है ना, शार्क के टीथ कैसे रहते हैं बेटा, ऐसे ऐसे रहते हैं, और नीचे के भी ऐसे रहते हैं, दोनों सेम। जैसे शार्क आपने देखी तो क्या मूवी में देखी होगी, तो ये बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। ऐसे ही बेटा कि आपकी जो सरफेस रफनेस रहती है वो सरफेस पे ऐसी रहती है और ऑब्जेक्ट की ऐसी रहती है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो बेटा क्या आ जाता है, कांटेक्ट आ जाता है। अच्छी तरह दोनों की क्या हो गई, मिक्सिंग। तो आपको ऐसा दिखता है, ये और सरफेस, ये यही तो है।
अगर इसी में बोला है शेप चेंज कर दिया आपने, क्या चेंज कर दिया बेटा? शेप चेंज कर दिया। मान लो इसकी जगह शेप कुछ और कर दिया, मान लो सर्कल कर दिया, सेम ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल सब कुछ सेम। अब यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे सेम फंडा होगा, बस फर्क कितना होगा कि बेटा यहां पे क्योंकि हमारा फोर्स क्या है? mg, ये mg इतने पार्ट पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पैकिंग अच्छे से नहीं हुई। पर यहां पे मान लो दो तीन टीथ को मिलना था, ये दोनों अच्छी तरह क्या हो गए? गैप में एक दूसरे में इंसर्ट हो गए। क्लियर है? जैसे यहां पे नीचे के कई सारे टीथ थे, देखना कैसे, ये नीचे वाले फ्लोर का है, ये ऊपर वाले टीथ का है। ठीक है, ये इस तरीके से इंसर्ट हो गए। क्या हुआ? है तो सेम ऑब्जेक्ट, पर बेटा एरिया उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया। ठीक है, अब उसी जगह तुमने क्या करा कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? सरफेस। इसके पास मान लो सिर्फ तीन टीथ है, तीन चार ही हैं, और ऊपर आपका क्या रखा है? ऑब्जेक्ट, उसके भी तीन है। पर बेटा वो तीन इन तीन के अंदर इतने अच्छे से पेनिट्रेट होंगे कि जो बेटा ये वैल्यू दे रही होगी और वही सेम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? एक समान। इसमें दांत ज्यादा है, पर बेटा इतना टाइट कांटेक्ट नहीं है, इतने अच्छे से फंसे नहीं है एक दूसरे में। क्लियर है कि नहीं है? इसमें इनके टीथ कम है, पर फंसे बहुत अच्छे से ग्रिप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा बेटा अभी भी ये वाला सरफेस, किसको अगर फोर्स की वैल्यू बात करोगे तो अभी भी बेटा ये देखो, नीचे क्या? mg, ऊपर क्या? नॉर्मल। ठीक है, अभी भी अगर फ्रिक्शन देखोगे तो वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू mg के बराबर। इसमें आप देखोगे तो ऊपर n, नीचे क्या? mg। अभी भी फ्रिक्शन देखोगे तो वो किसके बराबर होगा बेटा? म्यू इंटू mg। वैल्यू देखो फ्रिक्शन की सेम आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो शेप से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? किसी का शेप ऐसा है जिसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस उसमें टाइटली पैक नहीं होंगे, अच्छे से एक दूसरे में इंसर्ट नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं है? और इसमें क्या होगा? बस अच्छे से इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे आप इमेजिन करो कि आपने शूज पहने हुए हैं और रोड पे चल रहे हो, वही सेम शूज हैं, कहां चल रहे हो? रोड पे चल रहे हो इस जूते को पहन करके। ठीक है, तो इसमें थोड़े थोड़े सरफेस रफने से, इसमें रफने से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेम आदमी को चलना है बेटा आइस पे या रेसिंग ट्रैक पे, देखा है कि नहीं देखा है? तो उनके जूतों में लगी रहती है स्पाइक्स, ऐसे स्पाइक लगे रहते हैं, कांटे। तो उनने बोला भले ही कांटेक्ट कुछ कम का है, पर बेटा इनका पेनिट्रेशन सरफेस के अंदर बहुत अच्छा रहता है। क्लियर है कि नहीं है? पर वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, अगर हम खड़े हुए हैं अभी भी बेटा mg और नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, और यहां पे जब हम खड़े हुए हैं तो mg और नॉर्मल दोनों टाइम पे बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर ही होगी। समझ में आ गया? सेम बेटा एरिया ऑफ कांटेक्ट से भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा बेटा? नेचर से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, यही तो होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो हमारा एन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, सब कंडीशन के लिए ऑब्जेक्ट सेम है तो एन सेम हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू जो भी रहेगी। और डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? सिर्फ म्यू पे। किस पे? म्यू पे। क्लियर है कि नहीं है? म्यू क्या है आपका? सरफेस रफनेस। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on a floor. The coefficient of static friction is 0.4. Force on 2.8 Newton is applied on the block. The force of
फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है ब्लॉक और फ्लोर के बीच में। चलिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। मास कितना दिया गया है 2 kg, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। फोर्स अप्लाइड कितनी है इस पे 2.8 न्यूटन। आपसे पूछा गया फ्रिक्शन कितना। देखो यहाँ पे बेटा कोई इंक्लाइंड सरफेस नहीं है तो हमारी ये mg और ये है क्या नॉर्मल। तो अगर मैं फ्रिक्शन निकालूंगा F इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू कितना है 0.4, नॉर्मल कितना है 20 के बराबर। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी आ गई बेटा आपके पास 8 न्यूटन। ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन ये सरफेस प्रोवाइड कर सकता है, पर करेगा क्या नहीं। कितना करेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन की वैल्यू 2.8 न्यूटन, क्योंकि इतने की ही रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.8 और ऑब्जेक्ट आराम से रेस्ट पे होगा। क्लियर है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, 8 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कर देगा, ठीक है। कितना 2.8। चलिए आगे चलते हैं। A body of mass m moves with velocity v on a surface whose friction coefficient is mu. If the body covers a distance s, then find v will be. अच्छा एक ध्यान से देखो, ये वाला बेटा अभी आपके क्वेश्चन में आपको अपडेटेड दिखेगा, जिसमें मैंने एक लाइन और एडिशनली ऐड कराई है, जिससे आपके पास एक क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है। हो तो यही रहा होगा जो मैं बताने जा रहा हूं, सवाल आपको एग्जाम में इतना ही दिया जाएगा। क्लियर है। पर मैं एक ऐड करा दिया मैंने लाइन, जिसमें मैंने लिखा है फाइनली द बॉडी कम्स टू रेस्ट। ये मैंने ऐड कराया है। क्लियर है। सर ये ऐड क्यों करवाया है, इसकी जरूरत क्या थी, वो मैं बता देता हूं पहले। बेटा मान लो एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे आपने एक बॉल को फेंका, ठीक है, और ये कैसा सरफेस है, एक रफ सरफेस है, कुछ म्यू है और इसके पास वेलोसिटी भी है। तो बेटा ये कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल करने के बाद ये फाइनली स्टॉप ही तो हो जाएगा। अब ये जब सवाल ऐसे आएंगे तो एग्जामिनर चाहता है कि इस तरीके की चीजें आप अपने तरफ से सोचें। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, यहां पे पीछे क्या लग रहा होगा, क्योंकि बॉल आगे मूव कर रही है तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा और फाइनली ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल में आपने किक मारा तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर दी, और एक टाइम के बाद कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल करने के बाद वो किस पे आ जाएगा बेटा, रेस्ट पे आ जाएगा। सेम सिचुएशन ये दी गई है हमारी। क्लियर है। पर वो ये चाहता है कि ये आखिरी वर्ड आप अपनी तरफ से सोचें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे टाइम गिवन है, ना तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी गिवन है जिस इंस्टेंट पे मुझे निकालना है। क्लियर है। या तो मुझे ये टाइम दे देता कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या तो ये मुझे वेलोसिटी दे देता कि जब वेलोसिटी आधी हो गई है। क्लियर है। तो ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 मानेंगे। क्लियर है। तो इतना ही ब्रॉड सेंस में आप एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना क्वेश्चंस। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें वेलोसिटी v निकालनी है। तो यहां पे बेटा अगर मैं देखूं ये F, ये बेटा फ्रिक्शन फोर्स ही रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। क्लियर है। इसका मास अगर मैं m ले लेता हूं तो F इक्वल्स टू क्या है बेटा, m इंटू ए होता है, और यही फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू m इंटू ए। नीचे क्या लग रहा है बेटा mg, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू mg के बराबर आ जाएगी, और ये ma के बराबर है, m से m गुजर गए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू इंटू जी के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
अब हम लोग क्या मान रहे हैं बेटा, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। क्लियर है। और बेटा ये पीछे की तरफ लग रहा होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, आगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो ये u स्क्वायर कितना है बेटा, v के बराबर, तो यहां पे आ जाएगा 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह म्यू इंटू जी इंटू एस। बेटा ये इस साइड आएगा तो माइनस का वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 म्यू जी इंटू एस, माइनस से माइनस गुजर गए, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 म्यू जी इंटू एस। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज योर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए बेटा अगला सवाल कह रहा है, अ बॉक्स ए इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल रेल लेफ्ट टू राइट, ठीक है। At the time t, it deaccelerate, then the reaction force R by the floor on the box is given best by। देखो R जो है बेटा वो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स मींस बेटा ये, ठीक है। रिएक्शन फोर्स समझा रहा हूं, इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। रिएक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, रिएक्शन फोर्स स्टैंड्स फॉर नेट कांटेक्ट फोर्स। यहां पे जो आर दिया गया है वो बेटा नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल ये दोनों हमेशा कितने पे रहते हैं बेटा, 90 डिग्री। तो आपके पास क्या आ जाती है, नेट कांटेक्ट फोर्स। तो अगर नेट कांटेक्ट फोर्स को एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा और यहां पे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वो आर है। क्लियर है, अब इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां पे बेटा क्या कह रहा है, पिछले वाले में, ठीक है, यहां पे कह रहा है कि एक कंपार्टमेंट है ट्रेन का, ये आपकी बेटा ट्रेन है, और बेटा ट्रेन जो जा रही है वो इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और इसमें बेटा एक डब्बा रखा हुआ है जिसका मास मैं क्या मान लेता हूं, m। ध्यान से सुनना। अब होगा क्या बच्चों, ये डी एक्सेलरेट कर रही है। अगर ये डी एक्सेलरेट कर रही है तो आप मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां होगा, इस कंपार्टमेंट में ब्रेक लग रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन कहां होंगे बेटा, टायर में, पीछे की तरफ। अब अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो इस डब्बे पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा होगा, सीडो फोर्स आगे की तरफ, जो m इंटू ए के बराबर है। मतलब जब ब्रेक लग रहा होगा, आपने पढ़ा है, ध्यान से देखो, जब ब्रेक लगता है तो क्या हम आगे की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो आगे की तरफ किस लिए जा रहे हैं, सीडो फोर्स के कारण। तो ये m इंटू ए आगे जा रहा होगा। जब ये आगे जा रहा होगा बेटा तो इस डब्बे के ऊपर फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे की तरफ। क्लियर है कि नहीं है, और नॉर्मल कहां, नीचे mg, और ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, नॉर्मल n। क्लियर है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स कहां आ जाएगी बेटा, है तो 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच ही में लाई करेगा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स R इधर आ जाएगी। क्लियर है, तो आपसे ब्लॉक पे पूछा था, ये फ्लोर है, ये ब्लॉक है, तो हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स इस डब्बे पे कहीं यहां लग रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, यहां पे बेटा बस समझने वाली बात ये थी कि हमारी सीडो फोर्स कहां लग रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज पुल्ड बाय अ फोर्स F
as shown in figure the acceleration of block moving horizontally is। ठीक है, अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 में गलती कर दी होगी और वो सीख गया होगा कि मेरी गलती क्या है, उसने फिर इस सवाल में गलती नहीं करी होगी, पक्की बात है। क्यों? उसे पता चल गया होगा कि सर देखो ये एंगल थीटा पे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा f cos थीटा, और इस बार मैं गलती नहीं करूंगा और ऊपर लिखूंगा मैं f sin थीटा, नीचे क्या लिखूंगा मैं mg, और ऊपर क्या आ जाएगा सर नॉर्मल। बहुत बढ़िया। और पीछे की तरफ क्या आ रहा होगा बच्चों? फ्रिक्शन। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन पूछा गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं कि ब्लॉक का क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए बेटा f cos थीटा वाली फोर्स ज्यादा होगी फ्रिक्शन से, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आया होगा। तो अब मेरा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। तो नेट फोर्स क्या है बेटा? F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ए, और m कहां भेज दिया बेटा? नीचे। क्लियर? अब आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, चलिए यहां निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा? म्यू इंटू एन। आपको अब नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा बेटा? अगर इक्वेशन लिखोगे तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो n किसके बराबर आ गया बेटा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? और अब इस n को यहां रख दिया होगा तो आपकी वैल्यू आ गई होगी म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? और अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। म्यू का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू a। बेटा नेगेटिव का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? f cos थीटा, और बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो मैं प्लस f sin थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m। अब यहां से देखना क्या बेटा, यहां से ये f और ये f कॉमन आ जाएगा, और m को कॉमन ले लेता हूं। ये किसके बराबर चल रहा है बेटा? एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू f कॉमन ले लिया, m तो नीचे है ही, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और बेटा अब m को इससे डिवाइड करोगे तो ये माइनस म्यू एम जी अपॉन m, m से m गुजर गए। आपका आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू f बाई एम cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी। बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है बेटा? द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.25 फॉल्स विथ अ एक्सेलरेशन ऑफ 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है बेटा। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास कितना दिया गया है? m इक्वल्स टू 0.25 kg। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये नीचे किसकी वजह से जा रहा है बेटा? mg। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये हवा में नीचे जा रहा है, तो तब भी इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगता है। हवा भी क्या करती है? आपको रेजिस्ट करती है। जैसे आप इमेजिन करो कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो और आपकी जो शटलकॉक है, जिसे आप हिंदी में चिड़िया बोलते हो, वो मान लो नीचे आ रही है, तो वो डायरेक्ट तो आ नहीं जाती है। उसके ऊपर अगर हवा चल रही है या हवा हो तो वो थोड़े धीमे 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 नीचे आती है। क्लियर है? तो क्या लग रहा होता है बेटा? एयर भी क्या लगाता है? एक ड्रैग फोर्स। उस ड्रैग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। क्योंकि बेटा बॉल मोशन में है, तो ये जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर? और नेट एक्सेलरेशन तो इसका नीचे की तरफ है, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9.2।
अब अगर बेटा इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो एम जी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। आपको फ्रिक्शन फोर्स पता करना है तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। तो एम कॉमन ले लो, जी माइनस ए, जी की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8 माइनस ए कितना दिया गया है 9.2 इक्वल्स टू किसके बराबर, एफ के। मास कितना है बेटा 0.25 इंटू 9.8 माइनस 9.2 दैट इज 0.6 इक्वल्स टू एफ के, और मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एफ के की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.15 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं सी नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर पॉइंट है ना, हमारा डी जो ऑप्शन है 0.15 ये सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of friction between the block and trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with 0.5 meter per second square for 20 seconds. Then what is the frictional force in it? क्या बताना है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। तो ये आपका सरफेस है, और ये क्या दी गई है बेटा, ट्रॉली। और इस ट्रॉली में बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, एम। क्लियर है? ये आपकी ट्रॉली है। क्लियर है बेटा? इसका जो सरफेस रफनेस है दैट इज, इसकी जो सरफेस रफनेस है वो दी गई है म्यू इक्वल्स टू 0.18। ठीक है, और इसका मास कितना दिया गया है, एम गिवन है हमें, एम है 15 kg, तो 15 लिख देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि बेटा यहां पे हमारी, क्योंकि ये ट्रॉली आगे जा रही है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और एक टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन है ए वो कितना दिया गया बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बेटा इसके पास एक्सेलरेशन है, ये डब्बा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक सीडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। क्लियर है कि नहीं? और वो किसके बराबर होगा, सीडो फोर्स, F इक्वल्स टू एफ डैश लिख देता हूं m इंटू ए। तो पहले सीडो फोर्स देखें तो बेटा यहां पे सीडो फोर्स F डैश इक्वल्स टू m इंटू ए, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 15, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 0.5। तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7.5 न्यूटन। क्लियर है? और आपका आगे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर आ जाएगा 7.5 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना है 7.5 न्यूटन। तो हमारा बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बच्चों का इसमें गलत आया होगा और उन्होंने नन ऑफ द अबव टिक किया होगा, वो भी बता देता हूं क्यों। क्योंकि उनने डायरेक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू ली होगी म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू कितना है बेटा 0.8, नॉर्मल कितना है 150, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा 27 न्यूटन आ रही होगी। बेटा ये 27 न्यूटन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। इस डब्बे को 27 न्यूटन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कितने की रिक्वायरमेंट है इसको, सिर्फ 7.5 की है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 आ जाएगी इस 27 में से, और ये इस डब्बे को इस प्लैंक के ऊपर रेस्ट में रख लेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 27 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आप ये याद रखना, एन को सही बना देता हूं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is placed against a wall with a horizontal force of 5 Newton as shown in the figure. If the coefficient of friction between the wall and the block is 0.5, the friction force acting on the block G की वैल्यू 9.8। ये बेटा सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। यहां पे नीचे बस इस बार फर्क कितना है बेटा, ये 0.1 है, ये क्या है 0.1, ये 0 नहीं है, क्लियर है। ये 0.1 गिवन है हमें, तो हम यहाँ पे अगर बेटा वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mg, तो 0.1 इंटू 0.98, और बेटा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगी, सरफेस रफनेस होगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 0.5 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और नॉर्मल की अगर वैल्यू देखें तो नॉर्मल कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल n। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 न्यूटन के बराबर, क्लियर है। तो फ्रिक्शन अगर मैं देखूंगा तो F इक्वल्स टू क्या है बेटा, म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना दिया गया है 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है 5, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। क्या बेटा 2.5 की रिक्वायरमेंट है क्या हमें, नहीं। नीचे कितनी फोर्स लग रही है 0.1 इंटू 9.8, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी 0.98 के बराबर, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से बेटा मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F इक्वल्स टू कितना 0.98 न्यूटन, ठीक है। ये बेटा मैक्सिमम है, ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग की जरूरत ही नहीं है, आराम से वो 0.98 न्यूटन दे देगा और उसको बैलेंस कर देगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 0.98 न्यूटन, क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज 0.2। द वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट निकालना है इस बार बेटा, हमें mg निकालने को बोला है, तो यहाँ पे वेट निकालना है, अरे ब्लैक से लिख दिया, ब्लैक ब्लैक। यहाँ पे क्या है बेटा, वेट मतलब आपका m इंटू जी की वैल्यू निकालनी है। और अगर स्टेशनरी बोला गया है मतलब ऊपर वाला बेटा जो फ्रिक्शन होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है, और यही mg क्या है बेटा, आपका वेट है। ये तो निकालना है आपको, फ्रिक्शन निकाल दो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू डब्ल्यू के बराबर है। तो म्यू कितना दिया गया है 0.2 n। अब n देखो बेटा, क्योंकि ये इधर से कांटेक्ट में है, ये इधर से कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल आपका कांटेक्ट फोर्स है तो इसके अबाउट आएगा, और ये आर पार तो जा नहीं रहा है वॉल के, ना इस साइड आ रहा है ना ये इधर आ रहा है कांटेक्ट में, मतलब n और 10 न्यूटन क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन के बराबर है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इक्वल्स टू w, तो यहां से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं है, ये बात याद रखना। तो यहां पे बेटा अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 2 न्यूटन। क्लियर है। अगला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगला, which of the following statement is not true? The coefficient of friction between two surfaces increases at the surface in contacts are made rough। ये तो बेटा सही है, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। हाँ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आएगा तो बेटा उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाह रहा होगा, और उसी रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है। तो मेरा बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें नॉट ट्रू बताना है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये वाला बेटा सही नहीं है। हमारा स्टेटमेंट है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बेटा ये लेस बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, वेरी लेस आना चाहिए। मतलब जब हमें ये, आप ये देखो कि कोई चीज को रोल करके ले जाना है, जैसे ये टायर, इसको रोल करके ले जाना आसान होता है कंपेयर टू किसी चीज को खिसकाने के। मान लो इस चीज को खिसकाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको एक खास बात बताता हूं, ये तो चलो ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी रीजन और कुछ है। आपने देखे होंगे जो बेटा सीवेज के जो चैम्बर के ढक्कन होते हैं, ठीक है, जैसे नाली के जो ढक्कन होते हैं ना, बड़े बड़े नाली के रोड पे, वो सर्कल बनाए जाते हैं जिनका उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली कराई जाए। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना है तो इजीली रोल करके उनको ले जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? तो यहां पे बेटा इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेरी लेस देन आना चाहिए, तो ये ग्रेटर गलत है। ठीक है, तो नॉट ट्रू पूछा गया था तो सी ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट कह रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड वुड इज लेस देन 1। हाँ, ये करेक्ट मान सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं बेटा हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू होती है, वो जो हम पढ़ते हैं जितनी चीजें, उसमें हमेशा लेस देन 1 ही होती है। म्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। तो चाहे वुड एंड वुड हो, स्टील एंड वुड हो, कुछ भी दिया हो, लेस देन 1 बोला है ना, मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत सारी मेहनत करना, और टेक केयर। थैंक यू सो मच।